नमस्कार, मैं विनय कुमार। आपका मेरे शतायु भव चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आरोग्यम परमम धर्मम धनम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण की कड़ी में एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और यह वीडियो रहने वाला है ग्रीष्म ऋतुचर्या पर। इस समय ग्रीष्म ऋतु अत्यंत अपनी चरम सीमा पर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीवन का सदियों पुराना विज्ञान आयुर्वेद है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा उपचार से ज़्यादा सही आहार विहार और सही ऋतुचर्या का पालन करते हुए हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आज की जीवन शैली, जिसको कि हम आधुनिक जीवन शैली या लाइफ स्टाइल बोलते हैं, उसमें बहुत सी बीमारियों से हम ग्रसित होते जाते हैं। सिर्फ कारण यही है कि हम उचित आहार विहार और ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं। के उपरांत या जिसके फलस्वरूप हमें आजकल जो नई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, मोटापा है, ये सभी बहुत हद तक हमारे आहार विहार पे निर्भर करता है। आजकल रोगों का प्रोफाइल लगातार बदलता जा रहा है। WHO ने भी हमारे देश को उन देशों में शामिल कर लिया है जिनमें आने वाले समय में जो जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं वो सबसे अधिक इस देश में होने वाली हैं। जो घातक बीमारियां किसी समय में 40 प्लस अर्थात 40 वर्ष के बाद की उम्र में जो घातक बीमारियां हुआ करती थी, आज वो 30 प्लस में आ गई हैं। सिर्फ इसीलिए कि हम हमारी जीवन शैली और ऋतु से संबंधित आहार विहार का सही रूप में पालन नहीं करते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं ऋतुचर्या। जिसको देखो जहाँ देखो यही प्रश्न उठता है, ऋतुचर्या ऋतुचर्या ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या का पालन करना इतना क्यों ज़रूरी है, या आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने ऋतुचर्या का वर्णन क्यों किया, इस पे आज थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे, आयुर्वेद के तरीके से भी और आधुनिक विज्ञान के तरीके से भी। होता यह है कि दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो के होम्योस्टेसिस पे ही निर्भर करता है। अब होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसी रासायनिक वातावरण है हमारे शरीर में, अगर वह साम्य अवस्था में रहता है तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। होम्योस्टेसिस में आते हैं शरीर का तापमान, रक्त का पीएच, रक्त की शर्करा, अन्य मिनरल्स जैसे सोडियम, फॉस्फेट, पोटेशियम इत्यादि जितने भी ये आयंस हैं, और जितने भी जब ये आयंस और बाकी रासायनिक, जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं, पीएच बोल सकते हैं, शरीर का तापमान, जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब चूँकि शरीर का तापमान हमारे मौसम पर डिपेंड करता है, जैसे ही तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर का जो मैकेनिज़्म है या हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वह एक निश्चित तापमान पर ही सही रूप से कार्य करता है। अगर इसमें कहीं भी असाम्यता रहती है या तापमान ऊंचा नीचा होता है या ब्लड में पीएच बढ़ जाता है या घट जाता है तो हम रोग उत्पन्न हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि तापमान और इन सब को मेंटेन, इन सभी को साम्य अवस्था में रखने के लिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जितने भी हमारे इस विश्व में या धरती पे जो जांगम और स्थावर द्रव्य हैं, स्थावर मतलब पेड़ पौधे और जांगम मतलब जीव जंतु, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है हमें स्थावर अर्थात पेड़ पौधों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे बसंत ऋतु में नए फूल पत्तियाँ आ जाती हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली और पुष्प खिले रहते हैं, मौसम जो है मनमोहक हो जाता है। वहीं शरद ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जांगम द्रव्यों की अर्थात जीव जंतुओं की, तो आपने देखा होगा कि कुछ जीव बहुत ज़्यादा सर्दी या बर्फ़ पड़ती है तो शीत निद्रा में चले जाते हैं,
जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ जहाँ ज़्यादा गिरती है तो सफ़ेद जो भालू होते हैं वो गुफाओं में चले जाते हैं। उसी प्रकार से सरीसृप प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए धरती के अंदर चले जाते हैं। जब बाहर वातावरण अनुकूल हो जाता है तो वह पुनः बाहर आ जाते हैं। तो जब इन लोगों पे ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है तो हम पर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो इसी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। इसलिए हम इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। इसलिए जो आयुर्वेद के आचार्यों ने सदियों पुराने, सदियों पूर्व जो ऋतुचर्या का वर्णन किया है वो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अच्छा दोस्तों, मौसम परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, हमारे शारीरिक जीवों में, जीव जंतुओं में भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम अभी ग्रीष्म ऋतु की बात कर लें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जीव जंतु एक तरह से विक्षिप्त तरह से रहते हैं। इस मौसम में आपको डॉग बाइट्स, कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से तापमान बढ़ने का प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाता है। अगर गर्मी ज़्यादा रहती है तो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो एक प्रकार से विक्षिप्त की तरह हो जाती है। और या यूँ कहें कि आपने जैसे अगर किसी मनुष्य को या किसी पेशेंट को 103 या 104 डिग्री का बुखार रहता है तो उसको आपने देखा ही होगा कि उसकी स्थिति क्या होती है, वह बड़बड़ाने लगता है और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो इस समय जो हम हैं, जो टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री जा रहा है, वो हम सभी को इस समय 103 या 104 डिग्री बुखार है। तो इन सब बातों का जो ज्ञान था हमारे आचार्यों को, आयुर्वेद के आचार्यों को, वो उस समय भी था और आज उस समय कही हुई जितनी बातें प्रभावी थी वो कि वो आज भी लागू होती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, ग्रीष्म ऋतुचर्या पे। हमें ग्रीष्म ऋतु में किन लक्षणों का सामना करना पड़ता है, कौन सी प्रतिकूल प्रभावों को झेलना पड़ता है। हम जो प्रतिकूल अवस्था या प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही ऋतुचर्या है, जिसके लिए हमारे आचार्यों ने विभिन्न तरह के आहार और विहार का प्रयोजन बताया है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसका अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति लाभ मिल सके। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में लक्षण क्या होते हैं, हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु, इस मौसम में सूर्य की किरणें अपने चरम सीमा पर होती हैं। उसका आदान काल चरम सीमा पर होता है। आदान काल का मतलब है कि सूर्य हमसे कुछ लेता है, इसलिए इसको आदान काल कहा गया है। और क्या लेता है, आपने देखा होगा कि इस समय जितने भी नदी नाले, तालाब, नदियां हैं, सब सूख जाती हैं। जलीयांश कम होने लगता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और हम भी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगते हैं। बल क्षीण हो जाता है, अग्नि कम हो जाती है, कफ संबंधित रोग कम होने लगते हैं, किंतु वात बढ़ जाता है। तो यह गर्मियों का सबसे बड़ा लक्षण है। अब हम आते हैं आहार पे कि हमें इस गर्मियों में आहार किस प्रकार का लेना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि आहार हमेशा लघु होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। ऐसा आहार लेना चाहिए जो जल्दी से पच जाए और इसमें सबसे उत्तम आहार होता है दाल चावल। दाल चावल का प्रयोग हमें इस मौसम में अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके अलावा वात प्रकोपित हो जाता है, वात बढ़ जाता है, तो उसके शमन के लिए हमारे खाने में स्नेह की मात्रा अर्थात घी की मात्रा भी होना उतना ही आवश्यक है जितना वात को प्रकोपित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में जो सब्जियां हैं वो हैं आपके कुष्मांड, कोहड़ा है और लौकी है। ये सर्वश्रेष्ठ सब्जियां हैं इस मौसम में खाई जाने वाली। विभिन्न प्रकार के पानक हैं, छाछ है, इनको आप आराम लेकर के गर्मियों से निजात पा सकते हैं। कई प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, जिसमें एक मंथ परिकल्पना है जो मैं आपको बताऊंगा कि मंथ परिकल्पना क्या होती है। यह आपको, अगर आप ये लेंगे तो इससे न तो आपको लू लगेगी और दिन भर आपका शरीर ठंडा रहेगा। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले कुछ मात्रा में इमली लेनी है।
इसके अलावा इमली के अलावा कोकम है और मुनक्का है, खजूर है, आंवला है। इन सभी को आप बराबर की मात्रा में मिला लें और 3 से 4 घंटे तक उसको पानी में भिगो दें और इसमें थोड़ा सा अनार भी मिला लें। जब ये 4 से 5 घंटे पानी में भीगा रहेगा तो ये फूल जाएगा, अर्थात ये सोख लेगा, पानी को सोख करके नरम हो जाएगा। उसके पश्चात आप इसमें, अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो उसको उसमें पीस सकते हैं या हाथ से भी मसल सकते हैं। और मसलने के बाद इसको छान लें और अपने स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो इसको आप अवॉइड करें और इसको आप ग्रहण करें। यह आपके लिए एक अत्यंत लाभकारी पेय है होगा। इससे न तो लू लगेगी, आपका शरीर दिन भर ठंडा रहेगा, और जिसको लू लग गई है उनके लिए ये रामबाण औषधि का काम करेगा। इसके अलावा एक परिकल्पना और है जिसमें हम मुनक्का ले सकते हैं, फालसा ले सकते हैं, गंभारी ले सकते हैं और महुआ और खजूर। अगर महुआ नहीं मिलता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बाकी के द्रव्यों को आप समान मात्रा में मिला करके 2 घंटे तक पानी में भिगोएं और उसके बाद उसी प्रक्रिया को दोहराएं। उसके बाद उसको मसल लें और छान करके पी सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें आप अपना गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा खट्टा लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला करके भी ले सकते हैं। इससे घर से निकलने से पहले अगर आप ये पेय लेते हैं या किसी लू लगे हुए व्यक्ति को अगर ये पेय देते हैं तो उसके लिए रामबाण औषधि होगी। इसमें एक परिकल्पना और है आहार से संबंधित ही कि आप धनिया पुदीना का पेस्ट बना लें, उसको समान मात्रा में मिलाकर उसको ग्राइंडर में पीस करके इसका पेस्ट बना लें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उसको 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में घोल करके पी करके निकलें। आपको धूप से राहत मिलेगी। पित्त कारक जितने भी बीमारियां हैं या एसिड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और इसके अलावा 1 लीटर पानी में आप 1 बूंद अमृत धारा मिला करके उस पानी को आप दिन भर पिए। उससे आपके कई फ़ायदे होंगे। तो आपका शरीर से ठंडा रहेगा, लू नहीं लगेगी और पित्त वर्धक जितनी भी व्याधियां हैं या एसिड है या अम्ल पित्त है जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। और कुछ हद तक ये पाइल्स के रोगों में भी आपको फ़ायदा दे। मंथ परिकल्पना में ही एक परिकल्पना और आता है, उसको हम सत्तू, आपने नाम सुना होगा। सत्तू बहुत ही काम का द्रव्य है। यह बहुत ही सुपाच्य होता है और भूख को बढ़ाता है, लू नहीं लगने देता है और सबसे सस्ता रहता है। अब ये सत्तू बाज़ार में बना बनाया भी मिलता है और आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसमें करना होता है सिर्फ आपको कि बराबर मात्रा में गेहूँ लेना है, जौ लेना है और चना लेना है। उनको साफ़ करके उनको भून लेना है और भून करके पिसा लेना है। पीसने के बाद आपका सत्तू तैयार है। अब इस सत्तू को क्या है कि उसमें थोड़ा सा जल और घी और अपने स्वाद के अनुसार गुड़ या चीनी मिला करके एक आटे की तरह उसको, जो कि ना तो बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, इस परिकल्पना को मंथ कहा जाता है। और ये सत्तू मंथ आप अगर ये डेली लेते हैं तो आपको गर्मी से होने वाली तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी। इससे आपका बलवर्धन भी होता है, शरीर में बल भी आता है। बहुत ही अच्छी औषधि है गर्मियों के लिए। आहार की बात हो गई दोस्तों, अब हम आते हैं विहार पे कि हमें किस तरह की प्रैक्टिसेस गर्मी के मौसम में करनी चाहिए जिससे हमें लू ना लगे, तापमान शरीर का ना बढ़े। तो सबसे पहले, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमें ठंडे घरों में रहना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, धूप में डायरेक्ट एक्सपोज ना हो। हमारे शरीर के सभी अंगों को ढक करके अगर बाहर निकलना पड़े तो सभी अंगों को ढक करके निकलना चाहिए। किसी भी अंग पे धूप का डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा छाता धारण करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है सदैव कि छाते का प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र से सर को ढक करके रखें। और दोस्तों एक बात और है कि आपने देखा होगा कि गाँव में लोग खुले खुले आसमां के नीचे सोते हैं। वो सिर्फ कारण ये होता है कि जो चंद्रमा की जो किरणें होती है उसमें सौम्यता होती है। उस सौम्यता के कारण हमारे शरीर का जो तापमान है वो नहीं बढ़ता है या तापमान से होने वाली विकृति या व्याधियों को कम करने में सहायक होता है।
तो यह भी एक प्रकार का विहार या प्रैक्टिस है सोना। और इसके अलावा आप इसमें विहार में शीतल जल से स्नान करने को कहा गया है। सदैव सूरज उगने से पहले आपको उठना है। व्यायाम आपको कम से कम करना है और स्वच्छ वस्त्र और सुगंधित द्रव्यों का सेवन करना है। सुगंधित द्रव्य को आप एज ए इत्र की तरह लगा भी सकते हैं। चंदन आदि का लेप कर सकते हैं। और चंदन आदि के लेप के लिए एक परिकल्पना है। उसके लिए आप 2 चम्मच चंदन लें, 2 चम्मच बिलवादी चूर्ण और 2 चम्मच उसमें आप मुल्तानी मिट्टी को मिला करके और इसको खट्टी दही में, ध्यान रखिए दही खट्टा होना चाहिए, खट्टी दही में रात भर भिगो लें। और जब सुबह वह पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट को शरीर पर लगाने से पहले उसमें 4 से 5 बूंद अमृत धारा की ज़रूर डाल लें। अब आपका लेप तैयार है। उस लेप को आप पूरे शरीर पर लगाएं और लगभग 20 या 25 मिनट सूखने के बाद आप उसे शीतल जल से स्नान करके धो लें। तो आप देखेंगे कि शरीर पूरा ठंडा रहेगा और गर्मी आपको नहीं सताएगी, पसीना ज़्यादा नहीं आएगा। पसीने से होने वाले जो बीमारियां हैं या खुजली वगैरह है या दाने शरीर पे उग आते हैं, हो जाते हैं, वो उससे आपको निजात मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा उपाय है और इसे आप करके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दोस्तों, ये रही ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में कुछ जानकारियाँ। बस आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी और आप इसे अपनाएंगे। अपनाइए भी, दूसरों को भी बताइए। खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।